Hello friends, I'm Shaurya Mishra. Welcome back to your own YouTube channel Vision Care Advisor. So friends, आज का टॉपिक है Mobius syndrome. So the first question is what is Mobius syndrome? तो Mobius syndrome एक रेयर कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जो हमारे चेहरे के मसल्स और आंखों की मूवमेंट को प्रभावित करने वाले क्रेनियल नर्व्स को पैरालाइज करता है। सो ये कौन कौन सी नर्व को पैरालाइज करता है? क्रेनियल नर्व 6th एंड क्रेनियल नर्व 7th। तो इसमें इजोट्रोपिया प्रेजेंट होता है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यानी कि एडक्शन एंड एबडक्शन मूवमेंट पेशेंट प्रॉपरली नहीं कर पाता है। ओके, सो क्या ये क्रेनियल नर्व 6th और क्रेनियल नर्व 7th को ही पैरालाइज करता है? सो दोस्तों, ये मेनली क्रेनियल नर्व 6th एंड 7th को ही पैरालाइज करता है, बट इसमें क्रेनियल नर्व 5th, क्रेनियल नर्व 8th, क्रेनियल नर्व 10th और क्रेनियल नर्व 12th भी पैरालाइज होते हैं। इसका नाम जर्मन स्कॉलर पॉल जूलियस मोबियस के नाम पर रखा गया है। ये एक न्यूरोलॉजिकल नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें चेहरे के यूनिलेटरल और बायलेटरल फेशियल मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, जो कि एक मास्क लाइक एक्सप्रेशन को क्रिएट करता है। डिस्पाइट इट्स रेयरिटी, इसमें कई प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं और इसकी सीवियरिटी अलग अलग हो सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स एंड मैनिफेस्टेशंस। इसमें मुख्य सिम्टम्स में शामिल है चेहरे के मसल्स का पैरालिसिस, लैग ऑफ थैलमोस, एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस की कमी। सो मोबियस सिंड्रोम के बच्चे मुस्कुराना और ड्यूरिंग मदर्स मिल्क फीडिंग दूध चूसने में मुश्किल होती है, जिससे उनकी इंटरेक्शन केयर गिवर्स के साथ थोड़ी सी अलग हो सकती है। और इसके साथ ही और भी कई सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसा कि स्ट्रैबिसमस, डीफनेस, टंग एट्रोफी, लिम्ब एबनॉर्मैलिटीज एंड माइल्ड मेंटल हैंडीकैप में बी प्रेजेंट। तो अगर हम कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसकी असली वजह अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन माना जाता है कि अर्ली इंट्रायूट्रीन लाइफ में टेम्पररी वेस्कुलर एबनॉर्मैलिटीज एक रीजन हो सकता है। कुछ दवाइयां जैसे कि कोकीन और अर्ली एबॉर्शन पिल्स जैसे कि मीजोप्रोस्टॉल इसके बढ़ने का एक रीजन है। सो मीजोप्रोस्टॉल की अगर हम बात करें तो कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बट वो उस बच्चे को एबॉर्ट करना चाहती हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग मीजोप्रोस्टॉल। उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं और उनके बच्चे होते हैं, वे मोबियस सिंड्रोम से प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, फिर भी कोई स्पेसिफिक जीन अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन कई प्रकार के ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड जीन इससे जुड़े पाए गए हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द डायग्नोसिस। तो फ्रेंड्स, क्लिनिकल, पैथोलॉजिकल और इलेक्ट्रोमायोग्राफिकल एविडेंस के आधार पर ये देखा गया है कि ब्रेन स्टेम के अपर पार्ट यानी कि सुप्रान्यूक्लियर और सब न्यूक्लियर लेवल पर कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी डिजीज या किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। इसलिए बहुत ही डिटेलिंग के साथ हिस्ट्री टेकिंग करनी है, जिसमें ये कंफर्म करना है कि पेशेंट ने कभी कोकीन तो इस्तेमाल नहीं किया है या अर्गोटामाइन जिसे माइग्रेन में प्रेस्क्राइब किया जाता है, मीजोप्रोस्टॉल जिसे एज अ एबॉर्शन पिल्स की तरह यूज किया जाता है। सो मीजोप्रोस्टॉल विद इन 10 वीक्स यूज किया जाता है इन प्रेगनेंसी। और थैलिडोमाइड जिसे कुष्ठ रोग और माइलोमा को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। सो माइलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है। जैसा कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, सो इसका प्राइमरी प्रिवेंशन मुश्किल है। कम टू द पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, बिहेवियरल मैनेजमेंट जिसमें आर्थोपेडिक सर्जन्स, डेंटिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का इवैल्यूएशन शामिल है।
लेकिन अभी तक कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं मिला है। लेकिन कई ऑप्थेल्मिक सर्जन्स का रिकमेंडेशन है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट से इसे रोका जा सकता है। सो दोस्तों, अंत में ये कहना चाहूंगा कि मोबियस सिंड्रोम एक कॉम्प्लेक्स और रेयर डिसऑर्डर है जिसका मैनेजमेंट बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। चाहे कोई क्योर न हो, लेकिन अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद अदर्स and comment down below with your thoughts. Thanks for watching. Stay tuned for more informative videos.